हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बताइए आप सभी कैसे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चंस। और अभी हम जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था, हमने उसमें चेक किया था कि जो डिफरेंट टाइप्स के आप चेक करोगे कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉइल। यदि मेरे पास डिफरेंट टाइप की सॉइल है और उनका लिक्विड लिमिट अलग अलग है, उनका प्लास्टिक लिमिट अलग अलग है, तो मुझे चेक करना है कि कौन सी टाइप की सॉइल कहाँ पे लाई कर रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के टेस्ट करते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे चेक किया था, कि यदि मेरे पास लिक्विड लिमिट है, प्लास्टिक लिमिट है या फिर नेचुरल वाटर कंटेंट है, और उससे मुझे पता करना है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, कि क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, कौन सा ज़्यादा प्लास्टिक है, किसके अंदर क्या स्ट्रेंथ है। तो उनको हम बाय द हेल्प ऑफ द इंडेसिस चेक कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखवा देता हूँ इसमें। देखो, यदि आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कि एक सॉइल है, उसमें एक सॉइल है, यदि मैंने लिखा हुआ रखा हुआ आपको सभी को पहले भी, एक सॉइल मेरे पास ए है और एक सॉइल मेरे पास बी है। जो सॉइल ए है वो है एट अ लिक्विड लिमिट, वो आपकी लिक्विड लिमिट पे है, इट इज एट लिक्विड लिमिट। और जो सॉइल बी है वो आपकी एट अ प्लास्टिक लिमिट पे है, वो आपका प्लास्टिक लिमिट पे है। तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा आपका बेटर फाउंडेशन मटेरियल है। बेटर फाउंडेशन मटेरियल, इनमें से कौन सा आपका बेटर फाउंडेशन मटेरियल है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो बताओ इनमें से कौन सा आपका बेटर फाउंडेशन मटेरियल होगा और क्यों होगा, विच इज बेटर फाउंडेशन मटेरियल एंड व्हाई। बोलिए। अब देखो, मैं बात करूंगा कि इनमें से कौन सा आपका बेटर फाउंडेशन मटेरियल होगा, तो हमेशा आप ध्यान रखना कि जो सोइल बी है वो हम एज अ फाउंडेशन मटेरियल पे बेस्ट बोलेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात आपके बेटर फाउंडेशन मटेरियल के लिए, तो क्या होता है कि लिक्विड लिमिट पे आपकी सोइल पे लिक्विड लिमिट पे जो शेयर स्ट्रेंथ होती है, शेयर स्ट्रेंथ वो बड़ा ही लो होता है। आपको पता भी होगा कि हम बोल देते हैं कि लिक्विड लिमिट पे हम एक फिक्स स्ट्रेंथ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक फिक्स स्ट्रेंथ की बात करते हैं, और वो फिक्स स्ट्रेंथ आपकी 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसलिए हम बोल देते हैं कि एट अ लिक्विड लिमिट जितने भी टाइप की आपकी सोइल होती है, उनकी लिक्विड लिमिट की जो स्ट्रेंथ होती है वो हर पॉइंट पे सेम हो सकती है, क्योंकि उनकी एक फिक्स वैल्यू होगी। लेकिन यही वैल्यू आपकी प्लास्टिक लिमिट पे सेम नहीं होती है। प्लास्टिक लिमिट पे जो शेयर स्ट्रेंथ रहेगी वो डिफरेंट टाइप के सोइल की डिफरेंट रहेगी। इट इज नॉट अ फिक्स वैल्यू। तो क्या होगा, जो आपकी शेयर स्ट्रेंथ है वो वेरी लो है, तो उसको हम फाउंडेशन मटेरियल के लिए यूज नहीं करेंगे। ऐसा बोला जाता है कि जो लिक्विड लिमिट पे जो आपकी शेयर स्ट्रेंथ होती है वो यदि मैं बात करूं आपके प्लास्टिक लिमिट पे, तो प्लास्टिक लिमिट पे जो स्ट्रेंथ होती है इट इज 100 टाइम्स shear strength than liquid limit। ये बात भी बोली जाती है। तो यदि ये बात बोली जाती है तो हमें एक बात समझ में आ चुकी है कि ऐसे भी हम स्ट्रेंथ को निकाल सकते हैं। देखो, लिक्विड लिमिट पे जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम कंसीडर करेंगे, बट क्या होता है, फॉर द कैलकुलेशन पर्पस हम उसको नहीं लेते, क्योंकि उसके बाद जो आपकी सोइल है वो फ्लूइड स्टेट में चली गई है, और जो सोइल आपकी फ्लूइड स्टेट में चली गई है क्या हम उसको यूज कर पाएंगे? तो हम एज ए इंजीनियरिंग पर्पस के लिए हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। जो फिक्स वैल्यू है वो 2.7 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर के करीब है, मानेंगे, फिक्स वैल्यू है मानेंगे, बट इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखें। दूसरा आता है आपके क्वेश्चन में कि जब हम सोइल की सेकंड बात करता हूं, जब मैं सोइल की कंप्रेसिबिलिटी को चेक करता हूं, तो जो कंप्रेसिबिलिटी सोइल की चेक की जाती है वो किस इंडिसेस के द्वारा चेक की जाती है? कौन सा आपका फिनोमेना है वो किसके द्वारा चेक किया जाता है कि आपकी जो सोइल है उसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी है या नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, जब भी हम कंप्रेसिबिलिटी को चेक करते हैं तो हमेशा हम लिक्विड लिमिट पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? लिक्विड लिमिट पे काम करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। अब बात करते हैं
लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ किस पे चेक करते हैं? यदि मैं आपसे पूछूं कि लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ, थर्ड है आपका लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ, तो जो आपका लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ है वो हम चेक करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द फ्लो इंडेक्स। क्या होता है? हाँ, लिक्विड लिमिट ज्यादा होती है, लिक्विड लिमिट ज्यादा होगी, लिक्विड लिमिट भी ज्यादा होगी और प्लास्टिक इंडेक्स भी ज्यादा होता है। एक्सपेंसिव सॉइल जो होती है, एक्सपेंसिव सॉइल नहीं, टफनेस इंडेक्स से चेक नहीं करेंगे, पागल हो गए हो तुम कभी, वो स्ट्रेंथ चेक करते हैं। जो टफनेस बोल रहे हैं, टफनेस जो चेक करते हैं वो स्ट्रेंथ चेक करते हैं। लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ की मैं बात करूंगा, तो जो आपका लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ है वो चेक की जाती है बाय द हेल्प ऑफ द फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स जिसको हम IF बोलते हैं। क्या बोलते हैं? IF बोलते हैं। मान लो कि आपके पास दो टाइप की सॉइल है, IF1 है और आपके पास IF2 है। तो बोला यह जाता है कि यदि आपके IF1 की वैल्यू IF2 से ज्यादा है तो यह बोला जाता है कि लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ इन द वन सॉइल इज ग्रेटर देन द लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑफ बी। तो क्या होगा, यह बात ध्यान रखेंगे, इज अ लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ इन वन इज ग्रेटर देन, इज लार्ज देन 2। ये बात ध्यान रखें। ये लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ हो गया। अब बात करेंगे जो आप चेक करते हैं, ये तो आपकी बात हो गई किसकी? लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ की। दूसरी हम बात करते हैं कि जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ इज कंपेयर्ड बाय, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको हम कंपेयर करते हैं। स्ट्रेंथ इज कंपेयर्ड बाय किसे करेंगे? टफनेस इंडेक्स से। हम इसको IT बोलते हैं, IT, इट इज अ टफनेस इंडेक्स। इससे हम चेक करते हैं आपकी शियर स्ट्रेंथ। जिनका टफनेस इंडेक्स ज्यादा होगी वो उसकी ही शियर स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगी। तो ये IP अपॉन IF होता है, IF अपॉन IF। ये बात ध्यान रखें। बात समझ में आ रही है? तो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप दिक्कत नहीं करोगे। अब थर्ड आता है आपका कि ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इट इज आर दैट पॉइंट और दैट पॉइंट नॉट पॉइंट। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में आता है। अब ये बता दो, इसकी रेंज बता दो, रेंज क्या होती है? व्हाट इज दिस रेंज? कहां से कहां तक लाई करता है ये? जो आपका टफनेस इंडेक्स है वो कहां से कहां तक लाई करता है? ये भी आप बता दो मुझे, ये भी आप बता दो जल्दी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है XY करके, तो आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखें इस बात को, टफनेस इंडेक्स की वैल्यू 0 से 3 के बीच में लाई करती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप बोलोगे 0 से 3। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि सर एक्सपेंसिव सॉइल की जो लिक्विड लिमिट है, क्वेश्चन डाउट देखता हूं, डाउट क्या था, विवेक भाई साहब ने डाउट पूछा है, ठीक है। उन्होंने बोला कि सर जो आपका एक्सपेंसिव सॉइल है, क्या उन एक्सपेंसिव सॉइल की जो लिमिट होती है, मैं बात करता हूं कि जो लिक्विड लिमिट होती है वो ज्यादा होती है कम होती है? लिक्विड लिमिट जो डिपेंड करती है वो किस पे करती है? फ्लूइडिटी पे डिपेंड करती है। लिक्विड लिमिट आपकी ज्यादा होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। लिक्विड लिमिट एक्सपेंसिव सॉइल की ज्यादा होती है, एक्सपेंसिव सॉइल की ज्यादा होती है। दूसरा, जो आपका प्लास्टिक इंडेक्स है वो भी ज्यादा होता है, लेकिन जो आपकी प्लास्टिक लिमिट है वो आपकी कम होती है। ये कुछ बातें याद रखेंगे। बात समझ आ रही है? बात समझ आएगी सभी को? तो कोई डाउट नहीं है, क्लिक कैसे 1 2 3 होता है तो बताइए आपको। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जवाब दीजिए। व्हाट इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? व्हाट इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? रीजन क्यों होती है ज्यादा, प्लीज एक्सप्लेन सर। अच्छा चलो बताता हूं मैं एक बार, पहले इस क्वेश्चन कर लो, बताता हूं फिर बताता हूं। बताता हूं इवनाश, बताता हूं आपको। पहले इस क्वेश्चन करिए फिर बताता हूं। हाँ वो ही बताऊंगा, नेक्स्ट मतलब वो ही बताऊंगा। बात करेंगे सेंसिटिविटी ऑफ द नेचुरल सॉइल डिपॉजिट कैन नॉट बी लेस देन 1
The saturated soil low sand deposit liquefy when the water flow through it. Upward direction under the critical hydraulic gradient. Quick clay has a very high sensitivity. What is correct answer for this question? बोलिए. D बता रहे हैं 2 and 3. C बता रहे हैं कुछ 1 and 3. बोलिए. A भी बता रहे हैं. A आंसर भी आ गया, C भी आ गया, D भी आ गया. अब कोई B बता दो 1 and 3. बोलिए. What is correct answer for this question? बोलिए. देखो, सेंसिटिविटी नेचुरल डिपॉजिट कैन नॉट बी लेस देन 1. देखो क्या होता है, जो आपकी सेंसिटिविटी की बात करता हूं, जनरली जो सेंसिटिविटी होती है वो 1 से बड़ी होती है. यदि मैं बात करूंगा एक्टिव सोइल की, तो एक्टिव सोइल में जो आपकी, लीजिए सर बी कर देते हैं जो सेंसिटिविटी होती है वो आपकी 1 से बड़ी होती है. ओके, बट क्या होती है कि नेचुरल डिपॉजिट के केस में आपकी सेंसिटिविटी 1 से कम भी हो सकती है. इन द केस ऑफ स्टिफ, इन द केस ऑफ स्टिफ क्ले एंड द फिजर्ड क्ले, जो सेंसिटिविटी है वो आपका लेस देन 1 भी हो सकती है. और ये भी आपके नेचुरल डिपॉजिट है. क्या होगा, ये भी आपके, सर वॉइस मिसमैच हो रही है. अच्छा, होना तो नहीं चाहिए मिसमैच. हेलो, अब ठीक है. देखो, मैं बात करूंगा कि जो सेंसिटिविटी ऑफ द नेचुरल डिपॉजिट इज कैन नॉट बी लेस देन, बेसिकली जो आपकी सेंसिटिविटी होती है वो 1 से बड़ी होती है, जब हम उसको सेंसिटिव सोइल बोलते हैं. बट इन द केस ऑफ स्टिफ क्ले एंड द फिजर्ड क्ले, आपकी जो सेंसिटिविटी है वो 1 से कम भी हो सकती है. तो इसने बोला कि इज बी लेस देन 1.1, कैन नॉट बी लेस देन, तो 1 से कम तो हो सकती है. जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो गलत है, फिर फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया. द सैचुरेटेड लो सैंड डिपॉजिट लिक्विफाई व्हेन द वाटर, देखो लिक्विफैक्शन का जो फिनोमिना होता है वो क्या होता है, लिक्विफैक्शन का जो फिनोमिना होगा वो क्या होगा, इन द फ्लो ऑफ द अपवर्ड फ्लो कंडीशन, जो आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस हो जाती है वो रिड्यूस टू जीरो हो जाती है. इफेक्टिव स्ट्रेस आपकी रिड्यूस टू जीरो हो जाती है. यदि वो रिड्यूस टू जीरो हो जाएगी तो उस वाले केस में आपका जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 1 हो जाती है. तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे आपका जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो रिड्यूस टू जीरो हो गया है और ये आपका अपवर्ड फ्लो कंडीशन हो चुकी है. और ऐसा हमेशा अपवर्ड फ्लो कंडीशन में होता है कि जो आपका टोटल वेट है सोइल मास का, वो जो और सैंपल है उसको हम क्या करते हैं, जैसे देखो सिंपल सी बात है, ये बॉडी का वेट है, ये लाई कर रहा है. अब इस बॉडी पे एक बायोंड फोर्स ऐड कर रहा होगा. अब यदि ये जो बायोंड फोर्स है ये बॉडी के वेट के बराबर ही हो जाएगा, F बराबर डबल हो जाएगा, तो क्या इस पे कोई और लोड ऐड करेगा? उस वाले केस में आपकी जो इफेक्टिव स्ट्रेस होती है वो रिड्यूस टू जीरो हो जाती है. तो ऐसे क्या होता है, अपवर्ड फ्लो कंडीशन में होती है कि जो बॉडी का वेट है वो उसके जो सीपेज हो रहा है अपवर्ड फ्लो कंडीशन में उसको बैलेंस कर देता है और इफेक्टिव स्ट्रेस बिटवीन द पार्टिकल्स जीरो हो जाती है. तो फर्स्ट जो सेकंड ऑप्शन है वो तो गलत है. सेकंड ऑप्शन है वो सही है, सॉरी वो आपका सही है. ए क्विक क्ले हैज अ वेरी हाई सेंसिटिविटी, बिल्कुल सही बात है. जो आपकी क्विक क्ले होगी उसके अंदर आपकी जो सेंसिटिविटी होती है बहुत ज्यादा होती है. और क्विक क्ले के इसमें जो सेंसिटिविटी की वैल्यू होती है इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 से बड़ी आपकी सेंसिटिविटी होती है, उसको ही हम क्विक क्ले बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्विक क्ले. ये आपको पता है. तो आंसर क्या होने वाला है इसका? फर्स्ट स्टेटमेंट इज गलत, तो सारे गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत. तो आंसर क्या होगा? डी. और डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये मतलब होता है इसका. ये बात समझ सभी को. अब एक भाई साहब ने क्वेश्चन पूछा था, इवनाश भाई साहब ने, सर जो आपका एक्सपेंसिव सोइल है उस एक्सपेंसिव सोइल के अंदर जो आपकी लिक्विड लिमिट होती है वो ज्यादा क्यों होती है? लिक्विड लिमिट ज्यादा क्यों होती है? अब उसको सुन लो. देखो, जब भी मैं एक्सपेंसिव सोइल की बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं? मैं एक्सपेंसिव सोइल की बात कर रहा हूं. तो उसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसके अंदर स्वेलिंग श्रिंकेज प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है. क्या है इसके अंदर स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी ज्यादा है. अब जब हम लिक्विड लिमिट निकालते हैं बाय द कैसेग्रेंडे एपरेटस, मान लो आपने कैसेग्रेंडे एपरेटस यूज किया, कैसेग्रेंडेस एपरेटस को यूज किया,
तो उस कैसेग्रेंडे एपरेटस में हम कैसे निकालते थे लिक्विड लिमिट, कि भाई आपने एक डिस्क लिया, ब्रास डिस्क लेते हैं हम, इसके अंदर लिया आपने, उसमें ग्रूव्स किया बीच में, और यहां पे अपना सोइल को भरा, फिर अपना नंबर ऑफ मोल्ड लगाया, नंबर ऑफ मोल्ड लगाया, और उस नंबर ऑफ मोल्ड से इसको घुमाया। यहां पे आपका नीचे आपका रबर पैड लगा होगा, इट इज रबर पैड, और ये ग्रूव कितना होता है 2 mm का जो ग्रूव होगा इसको भरना पड़ेगा, और नीचे आपका रबर, ये आपका रबर पैड है, ये आपका रबर पैड है, ये आपका रबर पैड। अब बताओ, क्योंकि कम ब्लो पर ही गैप फिल हो जाते हैं। अब देखो, यदि मैं आपसे बोलूं कि लिक्विड लिमिट को बढ़ना और घटना, लिक्विड लिमिट बढ़ क्यों रही है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि लिक्विड लिमिट बढ़ रही है। यदि मुझे नंबर ऑफ ब्लोस कम लगे, क्या करें। अब देखो, लिक्विड लिमिट को निकालने का फॉर्मूला भी होता है, आपने पढ़ा भी होगा, लिक्विड लिमिट निकालना है WL निकालना है। तो WL जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ ब्लोस पे, कि भाई नंबर ऑफ ब्लोस कितने आए, करता है नहीं करता है, बताओ। 24 ब्ले के पहले ही 2 mm का गैप फिल होता है इन केस ऑफ एक्सपेंसिव सोइल। अब जो क्या होगा, यदि मैं नंबर ऑफ, मान लो मैंने 25 ब्लोस निकाले, उन 25 ब्लोस पे, उन 25 ब्लोस पे मैंने लिक्विड लिमिट को देखा। मान लो हम एक ग्राफ बनाते हैं, हमने एक ग्राफ बनाया, हमने इसको चेक किया कि अलग अलग वाटर कंटेंट पे क्या क्या मेरी लिक्विड लिमिट थी, और हमने उसको चेक कर लिया। जब वाटर कंटेंट का फॉर्मूला आता है तो हम ऐसे लगाते हैं log tan बेस n2/n1 करके इज अ लिक्विड लिमिट। 2 तरह के टेस्ट होते हैं उसमें, यदि आप सिंगल पॉइंट टेस्ट को यूज कर रहे हैं तो सिंगल पॉइंट टेस्ट से हम ऐसे हाथ निकाल लेते हैं कि भाई लिक्विड लिमिट कैसे निकलती है कि वाटर कंटेंट में से आप 20 या फिर 25 log tan बेस कर लो, है ना। 20 log, यदि आप 25 ब्लोस पे मार रहे हैं तो 20 माइनस के log tan बेस n, ये आपका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं सिंगल ऑब्जर्वेशन टेस्ट से जो हम करते हैं, सिंगल ऑब्जर्वेशन टेस्ट से हम जो करेंगे उससे मैंने ये फॉर्मूला लगाया। अब देखो, मैंने यदि यदि मेरा ये जो गैप है ये जल्दी भर जाए, यदि मेरा जो गैप है ये जल्दी भर जाए, तो मेरा जो लिक्विड लिमिट है वो बढ़ेगी या घटेगी। मान लो मैंने क्या किया, वैसे मुझे 25 ब्लोस लगाने पड़ रहे हैं, अब मुझे 20 ब्लोस पे काम चल जाए, तो जो आपके 25 की वैल्यू बड़ी होगी या फिर 20 की वैल्यू बड़ी होगी। यदि मैं log 25 की वैल्यू को बड़ी लिखूंगा या फिर log 20 की वैल्यू को बड़ी लिखूंगा, यदि ये वैल्यू आपकी कम होगी तो इसमें से कम घटेगा, और कम घटेगा तो लिक्विड लिमिट बढ़ जाएगी, लिक्विड लिमिट बढ़ गई ना। अब यदि आपने नंबर ऑफ ब्लो ज्यादा लगाए तो लिक्विड लिमिट कम हो जाती है। इसलिए हम बोल देते हैं कि यदि आपकी सोइल के अंदर वाटर कंटेंट बड़ी प्रॉपर मात्रा में रहा तो क्या होगा, लिक्विड लिमिट यदि प्रॉपर मात्रा में रहा आपका, तो ये जो 2 mm का गैप है ना, जो आपका ये 2 mm का गैप है, ये बड़ी जल्दी भर जाएगा, ये आपका बड़ी जल्दी भर जाएगा, ये जल्दी पास हो जाएंगे, इनके अंदर बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी है। तो यदि ऐसा हुआ तो ये क्या होगा, यदि ऐसा हुआ तो आपकी जो लिक्विड लिमिट है वो बढ़ जाती है, और लिक्विड लिमिट बढ़ेगी तो आपका आईपी भी बढ़ेगा, आपका आईपी भी बढ़ेगा, इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक इंडेक्स। वो प्लास्टिक इंडेक्स किससे डिपेंड करता है, प्लास्टिक इंडेक्स डिपेंड करता है आपके IP इक्वल्स टू WL माइनस के WP। यदि आपका लिक्विड लिमिट बढ़ेगा तो आपका प्लास्टिक इंडेक्स भी बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि यदि आपके ये दोनों बढ़ रहे हैं तो आपकी प्लास्टिक लिमिट को कम होना पड़ेगा। हाँ, 18.6 वाला क्वेश्चन था, वो आपको 25 ब्लोस पे दिया होगा, वहां से आपको लिक्विड लिमिट निकालना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ये आपका होता है, बात समझ में आ रही है। चलें आगे, कोई डाउट तो नहीं रह गया यहां पे, चलता हूं मैं आगे। 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं, उनको भी कर लेते हैं, जब बात चली रही है तो अब बात ढंग से कर लेते हैं। बात ये है, कोई बात नहीं, एक दिन और फालतू हो जाएगा। एक बात और करते हैं कि ये जो रबर पैड मैंने बनाया, इस रबर पैड को मैं हार्ड बना देता हूं। क्या बनाता हूं, यदि मैं इस रबर पैड को हार्ड बना देता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, ये आपका जो रबर पैड है ये मैंने हार्ड बना दिया, रबर पैड को मैंने हार्ड बना दिया, तो उस हार्ड बनाने से इसकी लिक्विड लिमिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लिक्विड लिमिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लिक्विड लिमिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो देखो ध्यान से सुनेंगे। जैसे ही आपने क्या किया कि रबर पैड को हार्ड बनाया, तो ये ऐसा होता है, ये ऐसा होगा, ऐसा
ऐसा और ऐसा, यहाँ पे आपके ब्लोज होंगे। मान लो कि आपने यहाँ पे सोइल भर दिया है, सोइल मैं भरता हूँ ऐसी, ये आपने सोइल भर दिया और ये आपका बीच का गैप है, नीचे आपका रबर पैड है, मान लो ये आपका रबर पैड है, इट इज योर रबर पैड। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जैसे ही मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं इस पर टकराऊंगा तो इस पर एक फोर्स एक्ट करता है और उतना ही फोर्स इस पर एक्ट करता है। लेकिन यदि मैंने रबर पैड को हार्ड बना दिया तो ऊपर से जो इस पर टकराएगा उतना ही ज्यादा लोड इस पर एग्जर्ट करेगा। तो क्या होगा कि हम जो सोच रहे हैं कि जो नंबर ऑफ ब्लोज है वो तो एक घूम रहा है, क्या है, क्या हो रहा है, जो आपका नंबर ऑफ ब्लोज है, आपने सोचा कि मैंने एक नंबर ऑफ ब्लोज पे घुमाया, मैंने एक नंबर ऑफ ब्लोज पे घुमाया और मैंने उस पर फोर्स लगाया, लेकिन जैसे ही वो अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा तो नंबर ऑफ एक ब्लोज पे ही वो 2-3 ब्लोज घूम जाएगा अपने आप ही, नंबर ऑफ ब्लोज पे ही वो 2-3 ब्लोज अपने आप ही घूम जाएगा क्योंकि उस पर इतना ज्यादा लोड एक्ट कर रहा है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जैसे ही मैं न्यूटन थर्ड लॉ की हेल्प से इस पर लोड लगाऊंगा तो इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा और ये अपने आप ही पास आने लगेंगे। तो उसके से क्या होता है, जो लिक्विड लिमिट होती है वो आपकी जल्दी आ जाती है, लिक्विड लिमिट आपकी जल्दी आ जाएगी, मतलब 25 ब्लो से पहले ही आपकी लिक्विड लिमिट आ जाती है। उसको हम बोल देते हैं कि आपकी जो लिक्विड लिमिट है वो बढ़ गई। बात समझ में आ रही है, लिक्विड लिमिट आपकी बढ़ जाती है। यदि मैं इसको सॉफ्ट बनाता तो लिक्विड लिमिट आपकी कम हो जाती, ये आपको बताना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ये बताना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं कलर ही ऐसा है, कलर ही ऐसा है, कलर ही। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जवाब दीजिए। Which one of the following statement is correct? Grain size is the primary criteria for the classification of the coarse as well as the fine grained soil. Grain size is the primary criteria for the classification of the coarse grained soil. Plastic curve is classified the coarse grained soil. Plastic curve is related to the classification of the coarse grained soil. बताइए, what is correct answer for this question? जवाब देंगे। देखो, यदि मैं ये क्वेश्चन में ना बड़ा डाउट है स्टूडेंट को, क्योंकि इसका जो आंसर दे रखा है ना वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखा है। पूछ रहा है द ग्रेन साइज इज द प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द कोर्स ग्रेन एज वेल एज द फाइन ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन इज द प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द कोर्स ग्रेन सॉइल। देखो दो चीजें हैं, एग्जाम जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज को समझो। ओके, एग्जाम में इसकी लैंग्वेज को समझो। यदि क्वेश्चन में बोला गया है इज अ प्राइमरी थिंग, तो प्राइमरी यदि मैं बात करूंगा तो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तो दोनों में बनता है, चाहे वो आपका कोर्स ग्रेन सोइल हो चाहे वो आपका फाइन ग्रेन सोइल हो, दोनों के दोनों टाइप के सोइल में आपके ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनना ही बनना है। ठीक है, यदि आप पेपर एनालिसिस करते हैं तो उसके बाद भी ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को बनाते हैं। यदि आपने ये बनाया, आपने ये बना दिया, ठीक है, आपने ये बना दिया, यदि आपने ये बना दिया तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे परसेंटेज फाइनल या डी की वैल्यू, ओके, या फिर इसमें क्यूमुलेटिव वेट लिखेंगे। तो क्या होता है, ये आपके फाइन और कोर्स दोनों के लिए होगा। ओके, अब क्या होगा कि यदि आपको बोला गया है कि इज अ प्राइमरी क्राइटेरिया, तो प्राइमरी क्राइटेरिया कौन सा है। यदि मैं कोर्स ग्रेन सोइल की बात करूं तो कोर्स ग्रेन सोइल में आप हमेशा ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे काम करते हैं, जबकि जो फाइन ग्रेन सोइल होती है, फाइन ग्रेन सोइल, उसके लिए प्लास्टिसिटी चार्ट भी होते हैं। क्या होते हैं, प्लास्टिसिटी चार्ट भी होंगे, उन पे हम काम कर सकते हैं। जैसे आप एटेबल निकालते हैं उस पर करते हैं। तो क्वेश्चन में उसने बोल दिया है प्राइमरी, तो क्या होगा, प्राइमरी होगा तो क्या होगा, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज अ प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द कोर्स ग्रेन सोइल। तो बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बी इसका करेक्ट आंसर है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोल दिया है प्राइमरी की बात करी है।
क्या करिए, प्राइमरी की बात करिए। यदि वो नहीं बोलता कि प्राइमरी क्या दोनों के लिए बनता है, तो हम बोल दोगे दोनों के लिए बनता है, बट प्राइमरीली आपका ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगा फॉर अ कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। किसके लिए? कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते थे बच्चों को बहुत ज्यादा, तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो दूर हुआ नहीं हुआ? अब कुछ वो बातें और कर लेते हैं ग्रेन साइड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ऊपर ही, क्योंकि एग्जाम में ग्रेन साइड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो क्या होता है, जब मैं ग्रेन साइड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाता हूं तो उसमें ना डिफरेंट टाइप के जो सोइल होती है उनकी बात की जाती है, डिफरेंट टाइप के सोइल की बात की जाती है। जैसे यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, और यहां पे क्या होंगे, यहां पे आपके परसेंटेज फाइनर होंगे, दिस परसेंटेज फाइनर एंड इज इन द साइज ऑफ पार्टिकल। अब देखो डिफरेंट टाइप के कर्व बनते हैं जो आपके एग्जाम में बने जाते हैं। अब बात करूंगा मैं साइज ऑफ पार्टिकल की वैल्यू को मैं ऐसे यहां से यहां बढ़ाऊं, ठीक है। साइज ऑफ पार्टिकल जो होगा वो लॉग बेस पे होता है, इट्स अ सेमी लॉग ग्राफ। क्या होता है ये आपका एक सेमी लॉग ग्राफ होता है, सेमी लॉग ग्राफ होता है। अब मुझे ये बताओ कि मैं पार्टिकल साइज को यहां से यहां बढ़ाऊं या फिर यहां से यहां बढ़ाऊं, बताओ। यहां पे D10 लिखूं या D60 लिखूं, बोलो। मतलब यहां पे आपके फाइनर पार्टिकल्स लिखूं, फाइनर, या यहां पे आपके कोर्स पार्टिकल लिखूं, कोर्स पार्टिकल लिखूं, बोलो। हॉरिजॉन्टल फॉर गैप ग्रेडेड सोइल इज शेप फॉर वेल ग्रेडेड सोइल इज वर्टिकल लाइन फॉर यूनिफॉर्म सोइल। D60 लिखो पहले, ठीक है। क्या लिखूं? D60 लिखूं पहले। अब देखो क्या होता है, डिफरेंट टाइप के कर्व बनते हैं। कुछ कर्व आपके ऐसे बनेंगे, ठीक है, कुछ कर्व आपके ऐसे बनेंगे, कुछ कर्व आपके ऐसे बनेंगे। तो ये जो कर्व बनते हैं उनका क्या मतलब होता है? उनका क्या मतलब होता है? कोर्स लिखिए, D60 लिखिए, कोर्स लिखिए। तो इनका मतलब क्या होता है? अब आपको दिख रहा होगा जो आपका, इनको मैं नाम देता हूं, ये आपका A कर्व है, ये आपका B कर्व है, ये आपका C कर्व है। जो आपका A कर्व है वो क्या है? जो आपका A कर्व है, जो आपका ये जा रहा है ऐसे 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 फॉर्मेशन बन रहा है, मतलब इसमें आपके सारे साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। क्या है? ये आपके सारे साइज के जो पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट हैं, तो इसको हम बोल देते हैं इट इज वेल ग्रेडेड सॉइल। क्या है ये आपका वेल ग्रेडेड सॉइल होता है। ये आपका वेल ग्रेडेड सॉइल का ग्राफ है, क्योंकि इसमें सभी टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट है। बी क्या है आपका? बी में आप देख रहे होंगे कि सिर्फ एक ही साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है। यदि मैं इसको भी हटा दूं, तो क्या होगा? ये मेरे पास सिर्फ एक टाइप के जो पार्टिकल्स हैं वो ही प्रेजेंट है। यहां पे मेरे पास क्या है? एक ही साइज के पार्टिकल प्रेजेंट हैं बी वाले में, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम पुअरली ग्रेडेड बोलते हैं। इट इज अ पुअरली ग्रेडेड, और उसको आसान भाषा में यूनिफॉर्म ग्रेडेड भी बोल देते हैं। यूनिफॉर्म ग्रेडेड मैंने क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि उसमें एक साइज के पार्टिकल ही प्रेजेंट हैं, उसमें आपके एक साइज के पार्टिकल ही प्रेजेंट है। थर्ड आपका होता है कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो परसेंटेज फाइनर है वो एक साइज, यहाँ पे D60 भी आपका इतना ही है और D10 भी इतना ही है। तो मतलब क्या है? इसमें आपके एक ही साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया? जो C वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं कि ये आपकी गैप ग्रेडेड सॉइल है। क्या है? गैप ग्रेडेड सॉइल। तो ये अगर हमें बताता है कि आपके पास परसेंटेज फाइनर होंगे